ये जस्ट फॉर रिवीजन, लिम्फेटिक सिस्टम में हमारे पास लिम्फ था, लिम्फ वेसल्स थे, लिम्फ नोड्स थे, लिम्फ ऑर्गन्स थे जिसमें हमने स्प्लीन एंड थाइमस को पढ़ा है। उसके बाद हमारे पास डिफ्यूज लिम्फोइड टिश्यू थे, टॉन्सिल्स वगैरह आ गए, और उसके अलावा हमारे पास क्या था, बोन मैरो। तो ये सारे हमारे पास क्या बना रहे होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। तो सबसे पहले ब्रॉडली देखते हैं कि लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस क्या हैं। तो इसके 3 फंक्शंस होते हैं। नंबर 1 हमारे पास क्या है, टिश्यू ड्रेनेज। नंबर 2 क्या है, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। और नंबर 3 क्या है, इम्यूनिटी। तो 3 फंक्शंस हैं, टिश्यू को ड्रेन करना, स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट्स को एब्जॉर्ब वगैरह करना, और जो इम्यूनिटी होती है वो ये प्रोवाइड करते हैं। इनको भी हम 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टिश्यू ड्रेनेज। एवरी डे अराउंड 21 लीटर्स ऑफ फ्लूइड फ्रॉम प्लाज्मा carrying dissolved substances and some plasma proteins escape from the arterial end of the capillaries and into the tissues. Most of this fluid is returned directly to the bloodstream via the capillary at its venous end, but the excess, about 3 to 4 liters of fluid, is drained away by the lymphatic vessels. ये बात मैंने आपको एनाटॉमी में भी जब लिम्फेटिक सिस्टम स्टार्ट किया था तब बताया था कि कितना फ्लूइड निकल रहा है, 21 लीटर्स जो ब्लड कैपिलरीज से निकलता है आर्टीरियल एंड से। वीनस एंड में सारा नहीं जा पाता, 3 से 4 लीटर फ्लूइड रह जाता है। तो वो जो एक्स्ट्रा होता है वो किधर चला जाता है, लिम्फ वेसल्स में चला जाता है, बेसिकली लिम्फेटिक सिस्टम में आ जाता है। तो पहला इसका फंक्शन क्या है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, टिश्यू ड्रेनेज, कि टिश्यू के इर्द गिर्द जो एक्स्ट्रा हमारे पास इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको ये ड्रेन कर देता है, जो ब्लड आपका ड्रेन नहीं कर पाता। अगर ये ना हो तो क्या हो, विदाउट दिस द टिश्यूज़ वुड रैपिडली बिकम वाटर लॉक्ड, पानी उसमें फ्लूइड बहुत ज़्यादा जमा हो जाए, स्वेल हो जाए, एंड द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम वुड बिगिन टू फेल एज द ब्लड वॉल्यूम फॉल्स। क्योंकि वो फ्लूइड लॉस होता जाए 3 से 4 लीटर हर दिन हो रहा है, तो उससे क्या आपका जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो भी फेल हो सकता है, क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कॉन्स्टेंटली कम हो रहा है। तो ये पहला फंक्शन था और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन था टिश्यू ड्रेनेज। नेक्स्ट क्या, एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन है। फैट एंड फैट soluble materials, for example the fat soluble vitamins, are absorbed in the central lacteal lymphatic vessels of the villi. ये villi स्मॉल इंटेस्टाइन में होते हैं जहाँ से एब्जॉर्प्शन होती है फैट्स की, और वो फैट्स की एब्जॉर्प्शन किधर होती है, सीधी लिम्फेटिक वेसल्स में होती है। तो इसका दूसरा इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन से फैट soluble मटीरियल्स को एब्जॉर्ब करता है और फिर उसको अल्टीमेटली ब्लड में ये ड्रेन कर देगा। नेक्स्ट, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन है immunity. The lymphatic organs are concerned with the production and maturation of lymphocytes, the white blood cells responsible for immunity. Bone marrow is therefore considered to be lymphatic tissue since lymphocytes are produced there. तो ये lymphocytes जो इसके अंदर होते हैं उससे ये immunity हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं, बोन मैरो में ही बनते हैं, इसलिए बोन मैरो को भी लिम्फेटिक टिश्यू का एक पार्ट कंसिडर किया जाता है। तो ये 3 फंक्शंस थे हमारे पास लिम्फेटिक सिस्टम के इन जनरल। नंबर 1 क्या था, टिश्यू ड्रेनेज। नंबर 2 एब्जॉर्प्शन ऑफ इन द स्मॉल इंटेस्टाइन फैट्स वगैरह की, और नंबर 3 है इम्यूनिटी। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एक हम लिम्फ नोड्स जो थे उनके क्या फंक्शंस हैं। लिम्फ नोड्स के 2 मेन फंक्शंस हैं। नंबर 1 मेरे पास है फिल्टरिंग एंड फैगोसाइटोसिस, और नंबर 2 क्या है, प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब इनको देखते हैं कि ये कैसे फंक्शन परफॉर्म होते हैं। पहले है फिल्टरिंग एंड फैगोसाइटोसिस। लिम्फ इज फिल्टर्ड बाय द रेटिकुलर एंड लिम्फोइड टिश्यू एज इट पासिस थ्रू लिम्फ नोड्स। अगर आपको याद हो, मैंने प्रीवियस एनाटॉमी के लेक्चर में बताया था कि लिम्फ कैपिलरीज होती हैं, फिर लिम्फ वेसल्स बन जाती हैं जो कहाँ ड्रेन हो रही होती हैं, लिम्फ नोड्स पे, और लिम्फ नोड्स मुख्तलिफ बॉडी में मुख्तलिफ जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। तो लिम्फ नोड में जब लिम्फ आता है तो वो फिल्टर होता है, उसमें देखा जाता है कि कोई बैक्टीरिया, कोई डेड एंड लाइव फैगोसाइट्स वगैरह जिसमें इंजेस्टेड माइक्रोब्स हों, कोई मेलिग्नेंट ट्यूमर्स के सेल्स वगैरह हों, कोई पुराने डैमेज टिश्यूज़ या इनहेल्ड पार्टिकल्स प्रेजेंट तो नहीं है। अगर वो प्रेजेंट होंगे तो लिम्फ नोड्स में उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। कैसे किया जाएगा, लिम्फोइड टिश्यू की वजह से, जो वहाँ लिम्फोसाइट्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। ऑर्गेनिक मटेरियल इज डिस्ट्रॉयड इन लिम्फ नोड्स बाय माइक्रोफेजेस एंड एंटीबॉडीज़। माइक्रोफेजेस भी होते हैं उसमें और एंटीबॉडीज़ भी होती हैं जो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं ऑर्गेनिक मटेरियल को। सम इनऑर्गेनिक इनहेल्ड पार्टिकल्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय फैगोसाइटोसिस। ऑर्गेनिक तो डिस्ट्रॉय होगी, कुछ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो फैगोसाइटोसिस से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, ईटिंग प्रोसेस ऑफ सेल, इसे कहते हैं आसान ज़बान में। कोई भी सेल दूसरे सेल को अगर खा के डाइजेस्ट करके ख़त्म कर दे उसे हम क्या कहेंगे, फैगोसाइटोसिस। तो जो इनऑर्गेनिक इनहेल पार्टिकल्स हैं वो कुछ डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते। जो डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते उसमें फिर क्या होता है, दीज रिमेन इनसाइड द मैक्रोफेजेस, या तो मैक्रोफेजेस के अंदर ही रहेंगे
या तो कोई डैमेज नहीं करेंगे या फिर अल्टीमेटली मैक्रोफेज जो है उसको ही उसी को ही ख़त्म कर देंगे। तो मटेरियल नॉट फिल्टर आउट एंड डेल्ट विद इन वन lymph node passes on to successive nodes, and by the time lymph enters the blood it has usually been cleared of foreign matter and cell debris। ये भी हमने एनाटॉमी के लेक्चर में पढ़ा था कि जो लिम्फ होता है वो तकरीबन 8 से 10 लिम्फ नोड से गुजर के फिर वो हार्ट तक पहुंचता है। तो अगर किसी एक लिम्फ नोड ने सारा काम नहीं किया तो नेक्स्ट में जाएगा, वो उसकी मज़ीद फ़िल्टरिंग करेगा, नेक्स्ट में जाएगा वो मज़ीद फ़िल्टरिंग करेगा। इस तरह जब वो 8-10 नोड्स लिम्फ नोड से गुजर जाता है तो जब वो हार्ट तक वापस पहुँचता है, ब्लड में जाता है, तो सब इन चीज़ों से फ़िल्टर हुआ होता है। किससे? फॉरेन मैटर से या फिर सेल डिब्रिस से। In some cases where phagocytosis of bacteria is incomplete, they may stimulate inflammation and enlargement of the node। अगर नोड्स अपना काम प्रॉपरली नहीं कर रहे, फैगोसाइटोसिस जो थी, जो बैक्टीरिया को खा रहे थे, वो प्रॉपर नहीं हो रही, तो क्या होगा? इन्फ्लेमेशन हो जाएगी उस जगह पे, और उससे क्या होगा? जो आपके लिम्फ नोड्स हैं वो स्वेल हो जाएंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं? लिम्फ एडिनोपैथी, इनलार्जमेंट ऑफ बेसिकली लिम्फ नोड्स। तो ये इसका पहला फंक्शन था, फिल्टरिंग एंड फैगोसाइटोसिस। नंबर 2 इसका क्या फंक्शन है? प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। एक्टिवेटेड टी एंड बी लिम्फोसाइट्स मल्टीप्लाई इन लिम्फ नोड्स, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस बाय सेंसिटाइज्ड बी लिम्फोसाइट्स एंटर द लिम्फ एंड ब्लड ड्रेनिंग द नोड। जो हमारे पास लिम्फोसाइट्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं जब कोई एंटीजन आता है बाहर से फॉरेन बॉडी में, तो वो मल्टीप्लाई किधर हो रहे होते हैं? लिम्फ नोड्स में। तो इसका दूसरा फंक्शन क्या है लिम्फ नोड्स का? प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फ नोड्स। 2 से 4, 4 से 5, 5 से 10, इस तरह प्रोलिफरेट, इंक्रीज इन नंबर ऑफ लिम्फोसाइट्स। ठीक है, ये तो हमने इसके फंक्शंस देखे हैं लिम्फ नोड्स के, जिसमें फिल्टरिंग एंड फैगोसाइटोसिस था, और दूसरा हमारे पास क्या था? प्रोलिफरेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं सप्लीन के क्या फंक्शंस हैं। तो सप्लीन के 4 फंक्शंस हैं। पहला, अगेन इसका भी फैगोसाइटोसिस फंक्शन है। नंबर 2 क्या है? स्टोरेज ऑफ ब्लड, ब्लड को ये स्टोर करता है। नंबर 3 क्या है? इम्यून रिस्पॉन्स, इम्यूनिटी में इसका रोल है। और नंबर 4 हमारे पास क्या है? एरिथ्रोपोइसिस, रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन का प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एरिथ्रोपोइसिस। तो ये आरबीसीज भी बनाता है। अभी 1 बाय 1 इन फंक्शंस को देखते हैं। फैगोसाइटोसिस की अगर बात करें तो ओल्ड एंड एबनॉर्मल एरिथ्रोसाइट्स आर मेनली डिस्ट्रॉयड इन द स्प्लीन and the breakdown products bilirubin and iron are transported to the liver via the splenic and portal veins। जो हमारे पास होते हैं ना एरिथ्रोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स, ये आकर डिस्ट्रॉय किधर होते हैं? स्प्लीन में। इसीलिए स्प्लीन को एक नाम कहा जाता है कि ये ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज है। इसको याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये इसे कहा जाता है कि ये आरबीसीज का कब्रिस्तान है स्प्लीन, क्योंकि आरबीसीज जितने पुराने होते जाते हैं वो स्प्लीन में ही आके डिस्ट्रॉय होते हैं। किस प्रोसेस से होते हैं? फैगोसाइटोसिस। तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसीज। किसको कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। और फिर जब ये उसको तोड़ता है आरबीसीज को, तो हमारे पास बिलीरुबिन एंड आयरन बनती है, और वो फिर आगे ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड में मज़ीद आगे काम करने के लिए, जो भी इनसे आगे काम हो। अदर सेलुलर मटेरियल फॉर एग्जांपल ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स एंड बैक्टीरिया इज फैगोसाइटोस्ड इन द स्प्लीन। और कोई सेलुलर मटेरियल हैं जैसे प्लेटलेट्स वगैरह हो गए, बैक्टीरिया या ल्यूकोसाइट्स वगैरह जिनका भी यूज़ नहीं है, वो स्प्लीन में आके फैगोसाइटोस्ड होते हैं। अनलाइक लिम्फ नोड्स, द लिम्फ हैज़ नो अफेरेंट लिम्फेटिक्स एंटरिंग इट, सो इट इज़ नॉट एक्सपोज टू डिजीज स्प्रेड बाय लिम्फ। इसके पास कोई लिम्फेटिक अफेरेंट लिम्फेटिक नहीं होती, इसलिए ऐसी डिजीज़ जो लिम्फेटिक सिस्टम को बेसिकली ख़राब कर रहे हों या डैमेज कर रहे हों, वो स्प्लीन पे अफेक्ट उनका नहीं आता। ये एक एग्जांपल है फैगोसाइटोसिस की। ये यूँ होता है कि ये एक बैक्टीरिया होता है, ये सेल है हमारे पास, तो ये इसको पूरा इनगल्फ कर लेगा, इनगल्फ करेगा तो ऊपर फिर एंजाइम एक्ट करेंगे जैसे लाइसोसोम हो गया, और वो इसको फिर डाइजेस्ट करेंगे, और जब ये सॉल्युबल डिब्रिस में पहुंच जाएगा तो ये फिर बॉडी सेल से बाहर निकल जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? एक्सोसाइटोसिस, जो सेल से बाहर निकलता है। तो ये इस तरह फैगोसाइटोसिस का प्रोसेस होता है। नंबर 2 इसका जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टोरेज ऑफ ब्लड। द स्प्लीन कंटेन्स अप टू 350 ml ऑफ ब्लड। अगेन ये एमसीक्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। इसमें कितना ब्लड स्टोर होता है? 350 मिलीलीटर। and in response to sympathetic stimulation can rapidly return most of this volume to the circulation, for example in hemorrhage। कोई आपको ऐसी चोट लग गई जिसमें आपकी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब क्योंकि हार्ट को तो पंपिंग के लिए प्रॉपर ब्लड चाहिए, तो ये
इमरजेंसी के तौर पे अपना जो इसने स्टोर किया होता है ये एज अ बैकअप बॉडी ने रखा हुआ है, ये फ़ौरन अब ब्लड में उसको इस ब्लड को रिलीज़ कर देता है जो स्प्लीन के अंदर स्टोर होता है, ताकि जो है बॉडी अपना फंक्शन जो है उसको मेंटेन रख सके। तो ये रिजर्वायर है हमारे पास ब्लड का। स्प्लीन कितना ब्लड होता है 350 मिलीलीटर, और ये इमरजेंसी केसेस में ही रिलीज़ होता है ब्लड में। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स है। द स्प्लीन कंटेन्स टी एंड बी लिम्फोसाइट्स विच आर एक्टिवेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ एंटीजेंस फॉर एग्जांपल इन इन्फेक्शन। इसके अंदर बी एंड टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इसी के अंदर स्प्लीन के अंदर जैसे ही कोई बाहर से एंटीजन आता है, इन्फेक्शन होता है, तो ये एक्टिवेट होकर उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इस तरह ये इम्यून रिस्पॉन्स भी हमें स्प्लीन प्रोवाइड करता है। लिम्फोसाइट प्रोलिफरेशन ड्यूरिंग सीरियस इन्फेक्शन कैन कॉज इनलार्जमेंट ऑफ द स्प्लीन। अगर कोई बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, सीरियस इन्फेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा लिम्फोसाइट्स बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा बन रहे होंगे, तो आपका स्प्लीन जो है वो साइज़ में बढ़ जाएगा, क्योंकि उसके पास लिम्फोसाइट्स ज़रूरत से ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, स्प्लीनोमेगैली। नेक्स्ट लास्ट फंक्शन जो है स्प्लीन के, वो हमारे पास है एरिथ्रोपोइसिस। द स्प्लीन एंड लीवर आर इंपॉर्टेंट साइट्स ऑफ फीटल ब्लड सेल प्रोडक्शन। बच्चों में जब बच्चा माँ के पेट में होता है तब ब्लड सेल कहाँ बन रहे होते हैं, स्प्लीन एंड लीवर में, वरना हमें पता है ये बोन मैरो में बनते हैं एडल्ट्स में। एंड द स्प्लीन कैन आल्सो फुलफिल दिस फंक्शन इन एडल्ट्स इन टाइम्स ऑफ ग्रेट नीड। अगर कोई बहुत कमी हो गई है ब्लड की तो नया बनाना पड़ा, वैसे तो बोन मैरो से बनते हैं, वरना फिर स्प्लीन भी कंपनसेट कर देता है जब कोई बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत हो ब्लड की बॉडी को। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शंस ऑफ थाइमस ग्लैंड। अब थाइमस ग्लैंड की फंक्शंस क्या है, नेक्स्ट है लिम्फोसाइट्स ओरिजिनेट फ्रॉम स्टेम सेल्स इन रेड बोन मैरो। लिम्फोसाइट्स कहाँ पे बनते हैं, रेड बोन मैरो में बनते हैं। दोज दैट एंटर द थाइमस डेवलप इनटू एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स। जो थाइमस के अंदर स्टोर होते हैं, पहुँचते हैं, वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट में। थाइमिक प्रोसेसिंग प्रोड्यूसेस मेच्योर टी लिम्फोसाइट्स। यह उन एक्टिवेटेड टी लिम्फोसाइट्स को मेच्योर कर देते हैं। दैट कैन डिस्टिंग्विश सेल्फ टिश्यू फ्रॉम फॉरेन टिश्यू। जब वो मेच्योर हो चुका होगा, जब लिम्फोसाइट मेच्योर हो चुका होगा तो वो फिर फ़र्क कर सकेगा कि फॉरेन टिश्यू कौन सा है और बॉडी का अपना टिश्यू कौन सा है, तो इसके अकॉर्डिंग वो फिर रिएक्ट करेगा। एंड ऑल्सो प्रोवाइड्स ईच टी लिम्फोसाइट विद द एबिलिटी टू रिएक्ट to only one specific antigen from the millions it will encounter। वो सिर्फ एक को रिस्पॉन्स देगा, किसी खास एंटीजन को, तो हर लिम्फोसाइट अलग किस्म के एंटीजन के लिए होता है। उसके बाद क्या है, टी लिम्फोसाइट्स देन लीव द थाइमस एंड एंटर द ब्लड। जब ये एक्टिवेट मेच्योर हो चुके होते हैं तो ये थाइमस को लीव कर देते हैं, ब्लड में आके रिएक्शन देते हैं और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिकली थाइमस में इनका क्या काम था, ये मेच्योर होते हैं बेसिकली टी लिम्फोसाइट्स। सम एंटर लिम्फॉइड टिश्यू। अब जब ब्लड में आ जाएंगे, कुछ लिम्फॉइड टिश्यू में चले जाएंगे, कुछ ब्लड स्ट्रीम में ही सर्कुलेट करते रहेंगे। टी लिम्फोसाइट प्रोडक्शन ऑल्दो मोस्ट प्रोलिफिक इन यंग प्रोबेबली कंटिन्यूज थ्रू आउट लाइफ फ्रॉम अ रेजिडेंट पॉपुलेशन ऑफ थाइमिक स्टेम सेल्स। ये इनसे प्रोडक्शन इसकी चलती रहती है टी लिम्फोसाइट की थ्रू आउट लाइफ, पर सबसे ज़्यादा किधर होती है, जब आप यंग होते हैं। द मेच्योरेशन ऑफ द थाइमस एंड अदर लिम्फॉइड टिश्यू इज स्टिमुलेटेड बाय थाइमोसिन। ये किस से मेच्योर होते हैं, किस हार्मोन की मदद से, थाइमोसिन उसे हम कहते हैं, जो कहाँ से सिक्रेट होता है, एपिथेलियल सेल से सिक्रेट होता है, जो थाइमस ग्लैंड को बना रहे होते हैं। श्रिंकिंग ऑफ द ग्लैंड बिगिंस इन एडोलेसेंस एंड विद इंक्रीजिंग एज द इफेक्टिवनेस ऑफ टी लिम्फोसाइट रिस्पॉन्स टू एंटीजेंस डिक्लाइंस। अब हमने पढ़ा था कि ये जो थाइमस ग्लैंड है ये मिडिल एज तक पहुँचते हैं तो ये श्रिंक हो जाता है, श्रिंक हो जाता है तो फिर टी लिम्फोसाइट्स की भी इफेक्टिवनेस कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू जो यंग एज में होती है। ये यहाँ पे भी ये दिखाया जा रहा है कि रेड बोन मैरो में से बनते हैं हमारे पास टी सेल्स, और ये फिर इधर आते हैं, अभी ये मेच्योर नहीं होते थाइमस में, फिर ये मेच्योर होते हैं और उसके बाद फिर ये सीधा बाहर लिम्फ नोड्स के पास चले जाते हैं, जहाँ से आगे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं।